नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में। दरअसल विधानसभा में एक तरह से करारी हार के बाद कांग्रेस ने तैयारी की थी लोकसभा चुनाव की, और उसके चलते भी कुछ ऐसा हुआ कि इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया। और अगर हम बात करें खजुराहो सीट की, तो खजुराहो में जो इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार थी उनका नामांकन पर्चा निरस्त हो गया। तो 2 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस ने एक तरह से वॉकओवर दिया बीजेपी को। तो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में भी कुछ ना तो अच्छी शुरुआत हुई, और जो कांग्रेस के भीतर की बात है वो ये कि प्रदर्शन तो अच्छा होगा, लेकिन सबको पता है कि नतीजा क्या आने वाला है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि कांग्रेस तैयारी कर रही है आत्ममंथन की, नए सिरे से कांग्रेस को मजबूत बनाने की, और इसके लिए काम शुरू हो जाएगा ठीक 4 जून के बाद। 4 जून के बाद यानी 5 जून से कांग्रेस तैयारी करेगी मंथन की। 4 जून को तो देश में चुनाव नतीजे घोषित हो जाएंगे लोकसभा के। ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है, कौन प्रतिपक्ष में रहेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर कांग्रेस के मंथन शिविर में भी असर पड़ेगा। और उससे भीतर की बात यह कि कांग्रेस मंथन के बाद फिर जिलों स्तर पर जाएगी, जिलों में तैयारी करेगी और ब्लॉक लेवल तक जाएगी। और ये तैयारी होगी 2028 और 29 की। 2028 में विधानसभा के चुनाव होने और 2029 में लोकसभा के चुनाव होने। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की नज़र अब अपने आप को दोबारा से तैयार करने के बाद 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पर है, और 2029 के लोकसभा चुनाव की। कहा यह भी जा रहा है कि 29 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे सीनियर जो लीडर हैं वो प्रभारी बनाए जाएंगे। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, डॉक्टर गोविंद सिंह, विवेक तनखा जैसे नेता इस सब की कमान संभालेंगे। तो कह सकते हैं कि 5 जून से शुरू होने वाला कांग्रेस का मंथन कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा, और इससे ये ऐसा अमृत निकालने की तैयारी होगी जिससे कांग्रेस को पुनर्जीवन मिले और कांग्रेस फिर से मैदान में मजबूती से डट पाए। तो इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन। टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी, और बहुत जल्द स्टूडियो में हमारे साथ बैठेंगे हमारे पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। तो चर्चा की शुरुआत, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं गौरव जी? रंजन जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी। दरअसल जो सारा मामला है, क्या लगता है कि कांग्रेस का जो कैंप है अब अपने आप को दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर रहा है, रीस्ट्रक्चर कर रहा है, ताकि 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कांग्रेस तैयारी कर ले। यानी हम कह सकते हैं कि ये इनका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और कांग्रेस पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो T20 और वनडे के बजाय 5 दिन का मैच खेलने की तैयारी कर रही है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, क्या है कि विधानसभा चुनाव के समय जब जीतू पटवारी को नई जिम्मेदारी दी गई थी और कमलनाथ को अलग किया गया था, तब ये उम्मीद की जा रही थी कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस में कुछ परिवर्तन होगा और युवाओं को थोड़ा महत्व मिलेगा। तो लेकिन जीतू पटवारी को जब लेके आए तो जीतू पटवारी के पास में इतना वक्त नहीं था कि वो अपनी कार्यकारिणी बैठा सके, फिर जो जिले स्तर पर लेकर ब्लॉक स्तर पर जाकर के अपनी टीम खड़ी कर सके, तो इतना मौका मिला नहीं। दूसरी चीज क्या हुई कि जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था विधानसभा में वो भी परफॉर्मेंस मिल नहीं पाया, लेकिन उसको माइनस में हम ले नहीं सकते। इसलिए नहीं ले सकते कि उसके सामने 2024 का चुनाव भी सामने है। तो जीतू पटवारी की नियुक्ति यदि माना जाए तो ये 2024 के को देख करके की गई थी कि यहाँ जो आएगा या फिर नई टीम आ जाएगी। पुराने लोगों से लोग बोर हो चुके थे, और कांग्रेस में वही चल रहा था कि बार बार दिग्विजय सिंह कभी सामने आ जाते थे, कभी कमलनाथ सामने आते थे, वही पुरानी टीम चली आ रही थी। तो कुछ मौका नहीं मिल पा रहा था कि अपने कार्यकर्ताओं को कुछ आगे बढ़ सके। तो जीतू पटवारी के आने से थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिखा कि कुछ ग्रोथ हो सकता है। और दूसरी चीज ये थी कि जीतू पटवारी प्लस आप ये देखिए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने एक प्रयोग जो शुरू किया था वो आगे आगे तक नहीं चल पाया, लेकिन ऐसा था कि जैसे राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर के आगे आ गए, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को आगे लिया। तो लेकिन ओवरऑल यदि आप राजनीति में देख रहे हैं तो राजनीति में एक युवाओं की एक नई टीम आगे उभर करके दिखाई देना शुरू हो गई। राजस्थान में आप देखें तो सचिन पायलट लेकर चले आए, हालांकि ये एनडीए के गठबंधन के लोग हैं। अखिलेश यादव को आप देखिए तो
उत्तर प्रदेश में एक नया चेहरा, नया युवा को लेके आ गए। बिहार में एक तेजस्वी यादव को लेके आ गए, तेजस्वी यादव एक यूथ है, नया चेहरा लेकर के आ गए। तो ये जो तो तमाम चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, तो वो फर्क पड़ा है। दूसरी चीज क्या हुई कि कुछ ऐसे चेहरे कांग्रेस में, कन्हैया कुमार जैसे जो चेहरे आए हुए हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आए हो, ग्राउंड लेवल से आके राजनीति में आए हैं, तो यहाँ कांग्रेस को ऐसा लगा कि यदि ऐसे तेज तर्रार लोगों को लेकर के यदि कांग्रेस आगे बढ़ती है तो कुछ बहुत अच्छा हो सकेगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई है कि जो 2024 का जो चुनाव, जो 5 चरण के मतदान निकल गए, 5 चरण के मतदान के बाद जो यहाँ वहां से सर्वेक्षण के रिपोर्ट्स और जो वोटिंग परसेंटेज और तमाम चीजें जो खबरें सामने आ रही है, उससे कांग्रेस का मनोबल, या कहें कि इंडिया गठबंधन को अलग कर दीजिए आप, तो कांग्रेस का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। कांग्रेस की इतनी दुर्दशा नहीं होने वाली है जितनी दुर्दशा आपको अब तक दिखाई दी। ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अब पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और 2024 में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ग्राउंड लेवल पे भी कांग्रेस नहीं होगा। मतलब कहने को तो बात ये हो रही थी कि कांग्रेस का नाम लेवा भी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरीके से परिवर्तन आपको मतदाताओं में दिखाई दिया है, जी। कांग्रेस के खुद कार्यकर्ताओं में भी जो अंतर आपको दिखाई दिया, उससे ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस को समीक्षा करना पड़ेगी। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा। जो कांग्रेस की जो पुरानी टीम थी, जो थक गए थे लोग, जो राहुल काम जी, करने की स्थिति में नहीं राहुल थे, जी जिनको एक आदत सवाल पड़ मेरा गई था। थी बंद, तो उन लोगों को अब दूर करने की स्थिति में आ गए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि राहुल जी, 19 का तो राहुल जी मेरी सही आवाज है सुन पा कि रहे हैं? उनके मनोबल बढ़ा हुआ है। जी राहुल जी, मेरा एक जी सवाल था राघवन कि जी। 2014 से 2024 के बीच कांग्रेस ने क्या ऐसा किया जिससे कांग्रेस को जंप मिलना चाहिए? एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जिन राज्यों से चुनाव हार गई, उसके बाद दोबारा लौट नहीं पाई, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस बेहतर कर रही है? चाहे आप देखिए कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, उसके बाद बंगाल की बात करें, जहां जहां से कांग्रेस एक बार हारी है, अगर हम 10 राज्यों को जोड़ेंगे तो शायद 9 राज्यों में कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। और अगर इस 10 साल की बात करें, 14 से लेकर 24 तक, तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जो लगता है कि उसके नंबर बढ़ रहे हैं और वो अपने आप को तैयार कर रही है? आप तसल्ली से सोच लीजिए। दूसरे दौर की बातचीत में इस पर हम बातचीत करेंगे। जहां तक मध्य प्रदेश की बात थी, तो कांग्रेस ने एन चुनाव के वक्त कमलनाथ को बदल दिया। ये हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के चलते तो कमलनाथ के पास ही कमान थी। कांग्रेस को चाहिए था कि जैसे ही कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार गिरी थी 18 महीने की, तब कांग्रेस को तय कर लेना था कि जिस लीडर के मुख्यमंत्रित्व काल में, जब वो मुख्यमंत्री भी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तो सरकार गिर गई, तो फिर पीसीसी चीफ हम उनको क्यों बनाएं? लेकिन कांग्रेस ने उनको पीसीसी चीफ बनाया और फिर नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। तो क्या कांग्रेस की ये गलतियां थी या कांग्रेस की ये ताकत है कि वो बहुत बाद में बदलती है? कमलनाथ को बाद में बदला, कमलनाथ को तब बदला जब विधानसभा का चुनाव हार गए। और अगर वो कंटिन्यू करते तो 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव था, फिर इसके बाद वो किसी नए को लेकर आते, जीतू पटवारी को जैसे लेकर आए। अब जीतू पटवारी का तो ये हुआ कि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सिर मुंडाते ओले पड़े। अब यहाँ कांग्रेस मान लो हारेगी, तो ये हार का ठीकरा किसके सर फूटना है? तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस हाईकमान के जो फैसले हैं वो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा की जाए या उनकी समालोचना की जाए, या ये कहा जाए कि जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया है। अगले दौर की बातचीत में आप 2-3 सवालों के उत्तर चाहें तो दें। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी भी जुड़ गए। योगीराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अभी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस दोबारा से अपने आप को मजबूत करने के वो सारे काम कर रही है जो उसे करना चाहिए, और अच्छी बात यह कि इस बार उसका प्लान 5 साल का है, लॉन्ग टर्म उसकी प्लानिंग है, और ये जरूर कांग्रेस को मजबूत करेगी, ऐसा हमको मानना चाहिए। आपकी राय? राघवन जी, अगर हम पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो कांग्रेस में 2008 के बाद एक नया नेतृत्व जो उभरना चाहिए था वो उभर नहीं पाया, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि 2008 तक जो कांग्रेस के अंदर राजनीति करते आ रहे थे जी। वो आज प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के अंदर। और दूसरी चीज, वो सीनियर और कद्दावर नेता जो कभी कांग्रेस की आंख नाक कान हुआ करते थे, अब एक ऐसे मुहाने पर है जहां पर उनसे कोई बहुत ज्यादा काम किए जाने की उम्मीद नहीं है, या उनकी लोकप्रियता के पैमाने पर देखें या उम्र के पैमाने पर देखें
तो अब एक नई पौध को कांग्रेस को डेवलप करना होगा, और कांग्रेस नई पौध, क्योंकि नए कार्यकर्ता उसके साथ जुड़े नहीं है, तो अभी जो वर्तमान परिदृश्य में जो कार्यकर्ता हैं, जी उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ उसे आगे बढ़ना होगा और अपना रीस्ट्रक्चर प्लान करना होगा, रीऑर्गेनाइज करना होगा। तो एक बेहतर कवायद तो हम इसे मान सकते हैं। लेकिन इसी के मुकाबले अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो भाजपा शुरू से लेकर आखिरी तक कैडर की पार्टी रही, जिसके कारण उसके पास हर कैडर में आज की तारीख में कार्यकर्ता है, नेता है। लेकिन कांग्रेस के साथ ये दिक्कत इंडिविजुअल होने के कारण दिक्कत में रही। तो अब कांग्रेस अगर इस नए सिरे से ये कवायद कर रही है, तो मैं इसे एक बेहतर संकेत मानता हूँ। लेकिन इन्हें अभी कार्यकर्ताओं का आधार बल भी बढ़ाना होगा, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा, तो उसको लेकर के भी इन्हें कुछ अपनी प्लानिंग करना पड़ेगी कांग्रेस को। बिल्कुल, कार्यकर्ता को जोड़ना पड़ेगा और ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि पार्टी आपके साथ हर सुख दुख में खड़ी है, क्योंकि जब तक कार्यकर्ता को आप जोड़ेंगे नहीं मन से, जब तक कार्यकर्ता आपसे जुड़ेगा नहीं मन से, तब तक वो फिर पार्टी के लिए संघर्ष जो ग्राउंड जीरोस पर नहीं करेगा, फिर उसकी खाना पूर्ति होगी। लेकिन अगर वो दिल से जुड़ जाएगा तो फिर आपके लिए संघर्ष करेगा। और उसी दिल से जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं की दरकार हर पार्टी को होती है, कांग्रेस को भी है। अगर वो जोड़ पाई तो 2028 और 29 के चुनाव निश्चित रूप से दिलचस्प होंगे। लेकिन सवाल है कि जो गलतियां कांग्रेस ने की है, चाहे 18 महीने की सरकार में कमलनाथ जी को पीसीसी चीफ के पद पर बनाए रखकर फिर वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, जैसे उसके बाद जब वो चुनाव हार गए विधानसभा का, तो एकदम उनको हटा दिया गया और जीतू पटवारी को कमान सौंप दी, और उनके कमान सौंपते ही सामने लोकसभा के चुनाव आ गए। तो ये कांग्रेस की कमजोरी है, उसकी जिसे कहेंगे अनुभवहीनता है कि क्या है, इस पर आपकी भी बातचीत मैं जरूर सुनना चाहूँगा। राहुल जी से मैंने सवाल उनके खाते में डाल ही दिया है। योगीराज जी, आपसे, चूंकि दरअसल ये जो सारा मामला T20 के मैचेस चलते हैं, उसमें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी होता है। पहले के खेल में टाइम आउट होता था कि अगर टीम बिखर रही है तो उनका कप्तान या कोच टाइम आउट लेकर एक तरह से दोबारा से रणनीति बनाते थे। आपको लगता है कि कांग्रेस अब रणनीति बना रही है और वो 5 साल की तैयारी में है, और इसका मतलब कि अगले 5 साल बाद जब चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा के हों या लोकसभा के, भाजपा को कड़ी टक्कर मिलेगी और इतना आसान नहीं होगा जैसा अभी कहा जा रहा है कि लोकसभा में बहुमत मिल जाएगा, विधानसभा में तो 163 सीट आ ही गई है। आपकी राय? आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है राघवन जी। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का ही समय चल रहा है कांग्रेस के लिए जी। और आईपीएल में तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो है मैदान में होता है, ये मैदान में नहीं दिखते कहीं। लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस को स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की ही ज़रूरत है आज के दौर में। और क्रिकेट की भाषा में यदि आप बात करें तो आप देखिए आईपीएल की जो टीमें भी प्लेऑफ में पहुंची हैं, उसमें कई टीमें ऐसी हैं जो खुद के खेल को नहीं सुधार रही। वो प्लेऑफ में पहुंचने के लिए किस बात का इंतजार कर रही हैं? वो फलानी टीम 18 रन से हार जाए तो हम पहुंच जाएंगे, फलानी टीम का रन रेट हमसे कम है, उनका रन रेट हमसे सुधर जाए तो हम जीत जाएंगे। मतलब जब आपके पास खेलने का मौका आया मैच में, तब तो आप हारते रहते। अब आप उम्मीद ये करते हैं दूसरों के उस पर कि वो उसने यदि चेन्नई ने उसको इतने रन से हरा दिया तो हम पहुंच जाएंगे। तो ये ऐसी ए फॉर बट वाली स्थिति क्यों पैदा करते हैं आप अपना परफॉर्मेंस इतना दमदार रखें, आप अपना खेल इतना दमदार रखें। 12-12 मैच आपको मिल रहे हैं, मतलब 12 आपको इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है और उनमें आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, तो प्लेऑफ की रेस से तो बाहर होंगे ही आप। अभी तो मैं जरूर, गौरव जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, अभी जो राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा थी, उसमें कहा जा रहा था कि उनका जो लक्ष्य है वो 2029 है, इसलिए वो 2024 पर ज़्यादा अपने आप को फोकस नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनकी जो रणनीति है, उनको पता है कि 24 में क्या होने वाला है, इसलिए वो पहले से ही 2029 की तैयारी कर रहे हैं। ये कांग्रेस के अंदर से बात निकल कर आई थी। योगीराज जी? नहीं, देखिए 2029 में भी यदि आप जाना चाहते हैं या 2029 की भी आप बात कर रहे हैं तो उसकी नींव तो आपको अभी से रखना पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि साहब आप अचानक 2029 में चले जाएंगे। नींव रखना शुरू कर दी ना, यात्रा भी कर रहे हैं, अब मंथन भी कर रहे हैं, उसके बाद जो मंथन से विश्व अमृत निकलेगा उस पर काम करेंगे। अब इनने, चलिए अपन ये मान लेते हैं कि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के नाम से एक नींव रखी, तो फिर ये भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम दिखने चाहिए ना कि साहब राहुल गांधी ने वहां से वहां तक यात्रा निकाली, उसका 29 में देखेंगे। 29 में परिणाम तैयारी उनकी 29 की है। अगर वो अभी की तैयारी करते हैं तो फिर वो दिल्ली में बैठकर इंडी ब्लॉक के जो लोग थे उनसे, इंडिया गठबंधन के जो लोग थे उनसे एक तरह के वो बार्गेनिंग करते, एक तरह का टिकटों के बंटवारे पर बात करते, उम्मीदवार कौन बेहतर होगा इस पर बात करते। लेकिन उन्होंने पूरा समय मैदान में गुजारा ताकि
मजबूत करें वो ग्राउंड जीरो पर अपने आप को। राहुल जी, आपकी राय। राघवन जी, पहली चीज तो जो आपने कहा था कि 2029 के लिए राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं, यदि इतना वक्त 5 साल का और के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 साल के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी 2024 में हैट्रिक मारती है तो 29 को आप भूल जाइए, विपक्ष को आप हिंदुस्तान से भूल जाइए, न कांग्रेस दिखेगी न विपक्ष दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक मतलब भारत से पूरी तरह से विपक्ष का सफाया, खासतौर से कांग्रेस का तो पूरा सफाया हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत आपको दिखाई दे रही है कुछ स्टेट्स में, वो भी नहीं दिखाई देगी आपको। तो 2024 राहुल जी या मरो वाली स्थिति कांग्रेस के सामने इतने है। नाउम्मीद यदि होने कुछ की जरूरत प्लस नहीं निकल गया है। तो राहुल जी, ठीक है, राहुल जी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पहले सुन तो की लीजिए तुलना आप। में 2014-19 राहुल के जी, बीच में ज्यादा जी इतना नाउम्मीद मत होइए आप। बीजेपी भी 2 सीटें थी कभी उसकी, और 2 से वो कहाँ तक पहुंची सब देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और कांग्रेस तो बहुत पुरानी संघर्ष की पार्टी है। अगर वो आप जो कह रहे हैं कि 2029 में तो कुछ बचेगा नहीं, सब सारे दल विपक्ष खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देश में लोकतंत्र खत्म होने की बात तो लोग 2014 से भी कर रहे हैं, लेकिन 14 के बाद 18 आया, 19 आया, अब 24 आया। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें भगवान करे कि गलत साबित हो जो आप कह रहे हैं, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। और लोकतंत्र में, भारत में तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। जी, जो पहले आपने एक सवाल मेरे को छोड़ के गए थे, आपकी कांग्रेस मध्य प्रदेश में खास तौर से जो संगठन तैयार हुआ है। देखिए क्या होता है राघवेंद्र जी कि जब सत्ता में आप बैठे रहते हो तो कहीं भी हो, जहां भी जिस भी स्टेट में आप सरकार में यदि सत्ता में बैठी हुई राजनीतिक दल, तो वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के तमाम लोग, एक मना स्थिति तैयार होती है, एक मनोबल बढ़ा हुआ होता है कार्यकर्ताओं का, और सहजता के साथ में, क्योंकि कार्यकर्ता आपसे जुड़ता क्यों है, कार्यकर्ता के छोटे बड़े सब तमाम तरह के काम होते हैं जो राजनीतिक दल के सत्ता में बैठने पे होते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश से बिल्कुल 15 महीने या 16-17 महीने कमलनाथ की सरकार रही, उतने में कुछ हो पाया तो वो कुछ हो नहीं सकता। तो एक लंबे समय से जब गैप हो जाए सत्ता में नहीं रहने का, तो उससे कार्यकर्ता निराश होता है। और वो कार्यकर्ता जो आपके साथ में लगातार जुड़ा हुआ था, वो भी आखिरकार उसके पास भी दाल रोटी की समस्या होती है, वो भी अपने काम धंधे में लग जाता है, छोड़ लेता है कि चलो ठीक है अब रास्ता नहीं हो रहा। क्योंकि ये फुल टाइम जॉब कोई कर नहीं सकता आज की तारीख में। कोई कार्यकर्ता, एक वो जमाने लग गए कि जो फुल टाइम कार्यकर्ता होता था, जो लगा ही रहता था पार्टी के काम। राहुल जी, मेरा सवाल, राहुल जी मेरा सवाल था कि कांग्रेस ने 15-18 महीने की सरकार जब कमलनाथ जी नहीं चला पाए, उसके बाद उनको पीसीसी चीफ के पद पर बनाए रखा, क्या ये उनका सही फैसला था? उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी रहे, ये सही फैसला था? और जब विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव सर पर आए, तब अचानक उनको हटाकर एक नए नवेले नौजवान जीतू पटवारी को बना दिया, जिसके सामने एक लोकसभा का चुनाव था, और वो नया लीडर अपनी ना तो टीम बना पाया, न प्रत्याशी चयन में कोई भूमिका निभा पाया। तो क्या ये कांग्रेस ने 2 फैसले उचित किए थे? इसको आप पॉलिटिकली रूप से क्या वो फैसले माने कि ये अनुभवी लीडरशिप के फैसले हैं, मेच्योर पॉलिटिक्स के फैसले हैं? राघवेंद्र जी, आपको रिस्क, राजनीति में रिस्क आपको लेना पड़ेगी। ये कब तक किसी व्यक्ति को एक ही साथ आप लेके आगे चलते जाओगे, या उन्हीं पे आप बिल्कुल भरोसा करके चले जाओ? नई टीम, जो नए लोग आ रहे हैं, पीछे से जो लोग आ रहे हैं, सेकंड थर्ड वेव जो आ रही है, उसको भी तो मौका देना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि कमलनाथ जी ही लेकर के पूरे प्रदेश को चल रहे थे। तो आप स्थितियां अनुकूल देखिए कि एक चीज और मेरे को समझ में आती है, मध्य प्रदेश की कांग्रेस में 4 खड़े थे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, माधवराव सिंधिया, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, फिर इसके बाद में रह गए सुरेश पचौरी जी। तो सुरेश पचौरी जी भी कांग्रेस छोड़ के चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके चले गए, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बचे हुए। कमलनाथ की भी एक ह्यूमर निकली थी, तो कमलनाथ की भी स्थिति। तो आप ये समझिए कि जो 4 स्तंभ मध्य प्रदेश में खड़े हुए थे, वो पूरे के पूरे कांग्रेस में डगमगा चुके हैं। ऐसी स्थिति में शायद हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व को लगाओ कि यहाँ जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी जाए। नहीं, मैं तो मैं बात कर रहा हूँ टाइमिंग की, जो टाइमिंग है उसकी बात कर रहा हूँ। जब हटाना था तब हटाया नहीं, जब आपको बना कर था तब आपने उसको हटा दिया। ये जो टाइमिंग है ना कि हमको कब किस बॉल पे छक्का मारना है, कब किस बॉल को रोकना है, इसी का तो पूरा खेल है। अगर आपने गलत बॉल पे शॉट लगा दिया तो मैच हार जाओगे, गलत बॉल पे अगर आपने टाइमिंग आपकी गड़बड़ हुई तो आप आउट हो जाओगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं। मैं पूछूंगा गौरव जी,
आपको लगता है कि कांग्रेस के जो डिसीजन थे अभी तक के, अगर हम कमलनाथ की सरकार के बाद से अब तक के डिसीजनों की बात करें, तो क्या कांग्रेस की लीडरशिप एक मेच्योर डिसीजन की तरफ जाती हुई दिखती है? अभी की हम बात करें तो हमें लगता है कि 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, ये एक अच्छा फैसला है और इससे लगता है कि वो जमीन को फिर से मजबूत करेंगे। लेकिन इसके पीछे अगर हम जाते हैं 3 साल, 3.5 साल, तो फिर कांग्रेस के डिसीजन थोड़े से अटपटे और अपरिपक्व लगते हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, अगर हम 1983 विश्व कप के पहले का माहौल देखते हैं कि जब भारत की टीम बहुत कमजोर हुआ करती थी और उसने अचानक विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। कांग्रेस भी लगभग उसी स्थिति में है। अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा की बात करें, तो राहुल गांधी ने जो परसेप्शन राहुल गांधी के प्रति बना हुआ था इस देश में, उस भ्रम को तोड़ने का काम किया है, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज, इस चुनाव के जो भी परिणाम आए, अच्छे आए या बुरे आए या नजदीक के आए, जो उनकी छवि बन चुकी है उस छवि को अब पप्पू के जैसे साबित करना बहुत आसान नहीं होगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2029 के चुनाव को लेकर के जो पूरी रणनीति कांग्रेस बना रही है, अब उस पर जाकर वो काम करेंगे और मुझे लगता है कि वो सफलता शायद उन्हें मिल पाए। गौरव जी, इसी में जुड़ी एक बात, चूंकि राहुल गांधी का अपन उस पर बात भी कर रहे हैं, राहुल गांधी का अमेठी की जो सीट थी उनकी पुश्तैनी, उससे एक चुनाव हारने के बाद क्या राहुल गांधी का अमेठी छोड़ना एक परिपक्व फैसला है? एक बात। फिर उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश वापसी होती है, तब भी वो अमेठी न जाकर रायबरेली से इलेक्शन लड़ते हैं। क्या ये परिपक्व और एक तरह से किसी बहादुर लीडर का फैसला है कि जो डरता नहीं किसी बात से, चाहे हार जाए या जीत जाए? आपने अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ दी, बगल की सीट से आप लड़ रहे हैं, तो ये भी क्योंकि जनता हर चीज़ पर नज़र रखती है, वो आपके हर एक्ट को देखती है, चाहे वो भारत न्याय यात्रा का हो, भारत जोड़ो यात्रा का हो या 2029 की तैयारी का हो। अमेठी से ना लड़के रायबरेली से इलेक्शन लड़ना, अमेठी को छोड़ना, ये किस बात की तरफ संकेत देता है? राघवेंद्र जी, अगर हम बड़े नेताओं की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सामने उदाहरण है, हमारे सामने इंदिरा गांधी उदाहरण है, हमारे सामने ऐसे कई तमाम नेता, सुषमा स्वराज एक ऐसी नेता है जिन्होंने सीटें बदल बदल के चुनाव लड़ा है। तो ये राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आज हम अगर देखें, सीटें बदलना अलग बात है, हारने के बाद भागना दूसरी बात है। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पुश्तैनी सीट पर जिस तरीके से राहुल गांधी को हराया गया, उसके बाद उन्हें अपनी एक नई छवि गणना थी, वो वायनाड गए, वायनाड के बाद फिर उन्होंने रायबरेली आकर अपनी पुश्तैनी सीट को चुना। तो ये एक राजनीतिक फैसला होता है, समय के अनुरूप फैसला होता है। इसे हम कायरता कहें या साहस कहें, ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक नजरिए से ये उचित फैसला रहा, क्योंकि अमेठी में अगर इस बार फिर वो चुनाव लड़ते तो शायद पिछले चुनाव जैसी स्थिति बनती और ऐसी स्थिति में फिर वो जो उनके ऊपर एक छवि बनाई गई थी पिछले कई सालों में, उस छवि को चस्पा करने की कोशिश की जाती। उससे बचने का एक बेहतर कदम मैं इसे मानता हूँ, और जो भी परिणाम रहेगा। ये जो बचने का आपने शब्द का इस्तेमाल किया ना, मैं इसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि वो राहुल गांधी ने जो इमेज बनाई है कि वो डरते नहीं है, वो बचते नहीं है, सर्दी से उनको डर नहीं लगता, वो टी शर्ट पहनते हैं -4 डिग्री में। तो जब आप सर्दी से नहीं डरते तो हार से कैसे डर गए? और आप अगर हार से डर रहे हैं तो फिर आप मजबूत नहीं है, क्योंकि आपको अमेठी में कैंप करना था, पुश्तैनी सीट थी आपकी, और वहां से आप चले गए। बचने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो पूरे उस चुनाव में वो जो उलझ जाते हैं, पूरे चुनाव के कारण जो उनका परसेप्शन बनाए जाने की कोशिश होती, उससे कांग्रेस को नुकसान होता। उससे बचकर उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने का जो काम किया है, मैं इस नजरिए से बचने की बात कर रहा हूँ। चलिए, लेकिन बहादुरी का जहां तक मामला है, वो इस पर लोग सवाल खड़े करेंगे, विपक्ष के लोग, क्योंकि अगर वो बहादुर होते तो वहां से लड़ते और डटते, जैसा वो सर्दी से लड़ते हैं, हाफ टी शर्ट पहनकर लड़ते हैं, -4-5 डिग्री टेम्परेचर में वो लड़ते हैं, और वो कहते हैं बाकायदा, मीडिया से बोलते हैं कि आप स्वेटर इसलिए पहने क्योंकि आप सर्दी से डरते हैं, और मैं टी शर्ट इसलिए पहना क्योंकि मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। लेकिन अमेठी से वो डर गए। लोग बात करेंगे इस पर, हम नहीं कहते कि वो डरे, उनकी रणनीति हो सकती है कि अमेठी छोड़कर वायनाड जाना, वहां से रायबरेली जाना, तो ये इसका समय जवाब देगा। हम तो सिर्फ इस पर बात कर सकते हैं। योगीराज जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी पूरे मामले पर। देखिए राघवेंद्र जी, नेता वो होता है जो पार्टी को बचाए, जो पार्टी को बढ़ाए। या तो पूरी पार्टी राहुल गांधी को बचाने के उसमें फिराक में रहती है कि इसको, इनको कैसे सुरक्षित जिताया जाए, कैसे इनको सुरक्षित किया जाए। उनके पूरे कैंपेन वहाँ होते हैं जहाँ पार्टी की जीतने की संभावना होती है, जहाँ पार्टी की हार की संभावना होती है, वहाँ की तो साइड से भी नहीं गुजरते राहुल गांधी। जबकि आपके एज ए लीडर
आपकी में ये वो मादा होना चाहिए कि जो कमज़ोर सीटें हैं, जो कमज़ोर कैंडिडेट हैं, आप जाएं और उनको जिता के लेके आएँ। वो होता है नेता या वो होता है लीडर। 1983 के विश्व कप का हवाला भी गौरव जी दे रहे थे। कपिल देव ने उदाहरण सेट किया कि कैसे 183 की पारी उन्होंने ज़बरदस्त खेली और उसके बाद जो लोगों में पार्टी की टीम में उत्साह आया तो विश्व कप जिता लाए। तो आप यदि ये करके दिखाएंगे कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर कैंडिडेट हैं, उनको मैं जिता सकता हूँ, तो ठीक है। अब राहुल, अब भारत जोड़ो यात्रा उस प्रदेश में नहीं गई और वहाँ कांग्रेस जीत गई, कह रहे हैं साहब भारत जोड़ो यात्रा की वजह से तो पार्टी चलिए, जीत गई। ये सब चीज़ें सबके अपने अपने तर्क हैं। हर पार्टी अपने नेता के साथ रहती है और हर एक की अपनी समझ है। हमारा भी अपना सोचना है, हमारे साथियों का अपना सोचना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नतीजे जो भी आए, 4 जून को देश में लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 5 जून से मध्य प्रदेश में कांग्रेस मंथन का दौर शुरू करेगी। 15 अगस्त तक मंथन का दौर चलेगा और उसके बाद जो विष और अमृत निकलेगा उस पर पार्टी फैसले करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कांग्रेस एक मजबूत और परिपक्व पार्टी बनकर, खासतौर से उसकी जो लीडरशिप है वो आएगी और एक तरह से देश का भी हित होगा, लोकतंत्र का भी हित होगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। राहुल जी, आपका बहुत साधुवाद। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।